हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। अब वी हैव सीन डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस फॉर सिंगल बॉडी सिस्टम एंड फॉर टू बॉडी सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम। देखिए क्या है एक्चुअली। देखिए सेंट्रल फोर्सेस में व्हेनेवर यू कम अक्रॉस टू बॉडी सिस्टम, जब आप टू बॉडी सिस्टम आपके सामने आता है कोई, व्हेन यू स्टडी टू बॉडी सिस्टम, तो हमेशा ही जो अप्रोच होता है हम लोग क्या करते हैं कि टू बॉडी सिस्टम को सिंगल बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। सेंट्रल फोर्स के टॉपिक में व्हेनेवर यू कम अक्रॉस टू बॉडी सिस्टम, हम लोग हमेशा ही टू बॉडी सिस्टम को एक इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। रीजन क्या है देखेंगे हम लोग इस टॉपिक में, क्यों हम लोग कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने से कैसे वो जो रीजन है वो रिजॉल्व हो जाता है, जो कॉज है जिस वजह से हम लोग टू बॉडी सिस्टम को सिंगल बॉडी सिस्टम में चेंज करते हैं, तो कैसे वो अचीव हो जाता है, जो पर्पस है चेंज करने का कैसे अचीव होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लेट्स टॉक अबाउट टू बॉडी सिस्टम एंड व्हाट्स द टू बॉडी सिस्टम, प्रॉब्लम ऑफ टू बॉडी सिस्टम क्या है, व्हाट द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द वीडियो विल बी फेयरली लॉन्ग, मतलब 1 घंटा भी लग सकता है, बट यू हैव टू वॉच इट टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ठीक है, मतलब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं इसमें, अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देखना है। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद टू बॉडी सिस्टम एंड देन आई विल शो यू कि वेयर वी फेस अ प्रॉब्लम, कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंड प्रॉब्लम फेस करके कैसे हम लोग फिर टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और कैसे वो फिर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर टू बॉडी सिस्टम। ठीक है, कंसीडर टू बॉडी सिस्टम, कंसीडर ए टू बॉडी सिस्टम consisting of or let's write like this, consider a system of two bodies of masses m1 and m2 having respectively let their positions are described by r1 vector and r2 vector respectively. Suppose we consider system of two bodies which are interacting through a central force. Of course, we are considering system of two bodies m1 and m2 which are interacting through a system of through a central force. It's a central force system, and we have two bodies interacting through central force like gravitation or Coulombic force, and their positions are described by vectors r1 and r2. If you draw this, we have x, y, z, as say this is a body of mass m1, and say this is body of mass m2. Suppose कि r1 है और ये r2। ठीक है, सपोज करो कि ये आपका अर्थ है and this is मून। ठीक है, अर्थ है और ये मून। ओके, अब देखिए, तो ये इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग I am taking M1 as Earth and M2 as Moon. I am taking M1 as Earth
and M2 as moon. ठीक है, ओके, तो फाइन. तो व्हाट द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट, मतलब क्या हम लोग जैसे हम बोलते हैं टू बॉडी प्रॉब्लम. ठीक है, टू बॉडी प्रॉब्लम, सिंगल बॉडी प्रॉब्लम, यह भी टू बॉडी सिस्टम है. ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं टू बॉडी प्रॉब्लम. इसे बोलते हैं टू बॉडी प्रॉब्लम. ये टू बॉडी प्रॉब्लम है. तो मेरा कहना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑल अबाउट. प्रॉब्लम क्या है, मतलब व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ डायनामिक्स प्रॉब्लम, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑल अबाउट. प्रॉब्लम मतलब क्या फाइंड करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं. व्हेनेवर गिवन टू बॉडी सिस्टम, थ्री बॉडी सिस्टम, मेनी बॉडी सिस्टम, तो पूरा जो पर्पस है उसको स्टडी करने का, व्हाट डू वी वांट टू स्टडी. क्या हम लोग स्टडी करते हैं, व्हाट डू वी वांट टू स्टडी. एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे टू बॉडी सिस्टम, सिस्टम ऑफ अर्थ एंड मून है, मेनी बॉडी सिस्टम भी हो सकता है. तो उसमें हम लोग जब उसको हम लोग पढ़ते हैं, मैंने उससे कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, वी वांट टू स्टडी दिस सिस्टम. सो व्हेनेवर वी से वी वांट टू स्टडी अ सिस्टम, व्हाट एक्चुअली वी वांट टू स्टडी, मतलब हम लोग का क्यूरियोसिटी किस चीज का होता है. तो उसको थोड़ा सा समझिए आप कि व्हाट वी वांट टू स्टडी. बेसिकली वी वांट टू स्टडी, we want to know the physical attributes of the system. We want to know the physical attributes of the system. Attributes का मतलब होता है properties, physical properties of the system. जैसे आप किसी को यू वांट टू स्टडी ए पर्सन, तो पर्सन का हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, जेंडर, ये सब उसका एट्रीब्यूट है. ठीक है, अगर मान लो कि हम लोग तो ह्यूमन बीइंग का एट्रीब्यूट्स हो गया वेट, हाइट, जेंडर, आईक्यू, वेरियस एट्रीब्यूट्स. ठीक है, ऐसे ही किसी भी क्लासिकल सिस्टम के बड़े सारे एट्रीब्यूट है. लाइक इफ वी आर गिवन सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स, देन वी वांट टू स्टडी वेयर द पार्टिकल्स आर लोकेटेड. तो लोकेशन, उनका लोकेशन एक फिजिकल एट्रीब्यूट है. फिजिकल एट्रीब्यूट है. वी आर गिवन सिस्टम ऑफ n बॉडीज, सोलर सिस्टम ऑफ सन एंड 9 planets, system of sun and 9 planets. So when we want to study a solar system, what we are interested in? We are interested in, first of all, location of all the planets, location of sun. Our location को हम लोग we describe by a physical quantity called position. Location को हम लोग describe करते हैं by a physical quantity called position. तो we are interested in finding position of all the particles. मतलब यहाँ पे अगर सोलर सिस्टम की बात करें, we are interested in finding the position of sun and 9 planets. ठीक है. Second attribute which we are interested in comes from motion. जो एक तो लोकेशन में इंटरेस्टेड है हम लोग लोकेशन में इंटरेस्टेड है, we are interested in location. दूसरा जो चीज हम लोग इंटरेस्टेड है उनका मोशन में. तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बड़े सारे फिजिकल क्वांटिटी है, लाइक वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सब मोशन डिस्क्राइब करने का फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि अलग अलग फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो सिस्टम के अंदर होते हैं उनको हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी से डिस्क्राइब करते हैं. जितने भी आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उन फिजिकल एट्रीब्यूट्स को वी आर डिस्क्राइबिंग बाय डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, अब वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जो है इंडिपेंडेंट नहीं है. जैसे फिजिकल क्वांटिटी विच वी आर इंटरेस्टेड इन इज पोजीशन, वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, potential energy. There are various different physical quantity which we want to know. ये physical quantity क्या है? ये physical quantity system के अलग अलग attributes को describe कर रहा है. ठीक है. So whenever you study any system, you are interested in knowing its physical attributes
those physical attributes are described by these physical quantities, and there are some constants also, like अगर solar system में बात करें तो mass is one thing which we can say remains almost fixed, ठीक है, मतलब sun का mass थोड़ा change हो रहा होगा fusion reaction की वजह से, in general हम लोग unless we are in variable mass system तो हम लोग mass को एक constant quantity की तरह देखते हैं। हालांकि वेरिएबल मास सिस्टम में मास बिकम्स वेरिएबल, तो मास भी वहां एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, मास भी वहां एक ऐसा फिजिकल एट्रीब्यूट होगा जो चेंज हो रहा होगा। तो बेसिकली व्हेन वी आर स्टडीइंग एनी सिस्टम, तो कुछ तो फैक्ट्स हो गए, ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लाइक पोजीशन कीप्स ऑन वेरिंग विथ टाइम, वेलोसिटी कीप्स ऑन वेरिंग विथ टाइम, लीनियर मोमेंटम कीप्स ऑन वेरिंग विथ टाइम। सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स कि जो समय के अनुसार चेंज कर रहा हो। अब कुछ चीजें जो होगी समय के अनुसार नहीं बदलेगा, ठीक है, लाइक अगर अर्थ और मून का बात करें तो मास इज वन थिंग विच इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो सिग्निफिकेंटली, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मास इज वन थिंग विच बी रिगार्ड ए फैक्ट ओवर हियर, नॉट इन एवरी सिस्टम, ओवर हियर, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दीज क्वांटिटीज, ठीक है, विच आर वेरिंग विथ टाइम। अब ये फिजिकल क्वांटिटी तो बड़े सारे हैं आपके, बड़े सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, बट ये सारे फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट नहीं है। हियर पोजीशन एंड वेलोसिटी आर इंडिपेंडेंट। तो ये फिजिकल क्वांटिटी सारे इंडिपेंडेंट नहीं है, उसमें आप देखेंगे कि पोजीशन और वेलोसिटी दे आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब बाकी सब चीज जो है पोजीशन वेलोसिटी से निकल जाएगा, ठीक है, बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी, मास पता है, पोजीशन वेलोसिटी हर पार्टिकल का पता है, तो आप लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी वगैरह भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक मतलब जिसको जानने से बाकी सब हम लोग निकाल पाते हैं, तो उस पर ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर आई से वी आर स्टडीइंग टू बॉडी सिस्टम, तो उस केस में वी आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल्स फॉर्मिंग द सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बेसिकली हम लोग वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। So this is what we want to study, and this is what the problem is. मतलब if you want to study Sun and Earth or Earth and Moon system, our study will be complete once I am able to find out their position as a function of time. अगर पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा तो उसका डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट R1 and R2 as a function of time over here. We are interested in finding out R1 as a function of time and R2 as a function of time. अगर ये निकल जाएगा हम लोग का, तो हम लोग वेलोसिटीज वगैरह भी निकाल लेंगे, लीनियर मोमेंटम भी निकाल लेंगे, मोमेंटम भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इसका एनालिसिस करना होगा। पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इनका न्यूटन सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा इन दोनों बॉडीज पे, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन बोथ द बॉडी। M1 R1 double dot equals to, suppose the force exerted by moon on, or force exerted by M2 on M1, let's call it F12. Let's call it F12. Okay, and there will be some external force acting also. Suppose we have sun over here, so that will be given by F1 external. That will be given by F1 external. So F12 क्या है? F12 is force exerted by moon on earth, and F1 external is force exerted by sun on earth. ठीक है? F1 external is force exerted by sun on earth. Similarly, we can find write the equation for second particle also. अच्छा, F12 is force exerted by moon on earth. Then there will be reaction force. There will be force exerted by earth and moon also. Right? Let's call it F21.
and you have a force F2 external also, force exerted by sun and moon. ठीक है, देखिए मतलब इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम टेकिंग M1 एज अर्थ एंड M2 एज मून. ठीक है, ताकि आपको मतलब इन जनरल, तो ये तो थ्योरेटिकल हो गया, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी कोरिलेट कर सकते हैं इसको. ठीक है, सो F1 external is force exerted by sun and earth, and F2 external is force exerted by sun and moon. ठीक है, let's call it equation 1 and let's call it equation 2. So this is Newton's second law. We have applied Newton's second law and we have written the equation of M1 and M2. हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके M1 का इक्वेशन और M2 का इक्वेशन लिख दिया. ओके, फाइन. अब what's the next step? The problem was finding position of M1 and M2 as a function of time, so that we can find out velocity by taking derivative with respect to time, and then we can find any other physical quantity by making use of this information. ठीक है, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था इन दोनों का पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना, और उसका फिर डेरिवेटिव निकाल के वेलोसिटी निकालना है. मासेस नोन है हम लोग को, फैक्ट है वो, और उसके ये सब इंफॉर्मेशन से हम लोग बाकी सारे फिजिकल एट्रीब्यूट निकाल लेंगे बाय कैलकुलेटिंग कोरस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है. अब इसको सॉल्व करना, देखो इक्वेशन देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है आपको, इक्वेशन देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि दो फोर्सेज हैं ऐसे है. ठीक है, बट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, then there comes the real challenge. Actually जो राइट हैंड साइड में फोर्सेज हैं वो कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ऐसा वाला फोर्स नहीं है. 50, 100, 200 ऐसा वैल्यू नहीं है इसका. ये फोर्सेज अपने आप में एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स. द वेरिएबल्स आर R1 एंड R2. अब F12 जो है, देखिए F12 क्या है? इन दिस केस इफ आई टेक अर्थ एंड मून एज सिस्टम, देन F12 विल बी फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2. F12 जो होगा इट विल फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2. बात समझ में आ रहा है आपको? तो डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए लेट्स ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम M2 टू M1. लेट्स कॉल दिस वेक्टर एज R वेक्टर. तो हम कह सकते हैं कि F12 is a function of R. F12 is function of R. And what is F1 external? F1 external भी मास M1 के पोजीशन पे डिपेंड करेगा. F2 external भी मास M2 के पोजीशन पे डिपेंड करेगा. समझ में आ रहा है आपको? ये सब इनके पोजीशन पे डिपेंड करेगा. अगर सन को हम कांस्टेंट मानते हैं, सन का वेक्टर को अगर कांस्टेंट वेक्टर मान लें, तो ये डिस्टेंस जो है उस कांस्टेंट वेक्टर माइनस दिस R2 का फंक्शन होगा. यानी F1 एक्सटर्नल इज डिपेंडिंग ऑन R1 वेक्टर, F2 एक्सटर्नल इज डिपेंडिंग ऑन R2 वेक्टर, और F12 जो है वो R1 R2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है. ठीक, तो कॉम्प्लिकेशन क्या है? मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन ये है कि F12 जो है R1 R2 का फंक्शन है, और वो फंक्शन लीनियर फंक्शन नहीं है. समझ, मतलब वो लीनियर फंक्शन नहीं है. F12 का मैग्नीट्यूड अगर देखें हम लोग, इट विल बी, अगर अर्थ मून अगर लेते हैं हम लोग, तो ये आपका इस टाइप का फंक्शन है. ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन, इनवर्स पहला फॉलो कर रहा है. तो उससे दिक्कत क्या होगा? दिक्कत ये होगा कि ये दोनों इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा. दोनों इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना इज चैलेंजिंग. चैलेंज ये होता है कि अभी तक जो भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं, जो हम लोगों ने मेथड इजाद किया है, वो सारा मेथड जो है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जनरलिस्टिक मेथड जो है, अगर कोई जनरल स्टडी कर रहे हैं, जनरल मेथड हम लोग निकाला है, वो सारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए निकाला है. जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व भी किया है, वो सब बड़ा स्पेशल केसेस है. मतलब ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ऐसे करके निकाला है.
एक जनरल मेथड नहीं है किसी भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि यू हैव dr by dt आया, ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं आपको, से डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूटन से के अलावा तो सेकंड डिग्री का हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक दिस, ये क्वेश्चन है। अब ये देखने में तो सिंपल है, लेकिन करने बैठेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। मतलब इसका कोई जनरल मेथड नहीं है। यही अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दें, इमीडिएटली आप सॉल्व कर लोगे। ये आपको अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप इमीडिएटली सॉल्व कर लोगे, इसको कोई इशू नहीं आएगा। बट यही जब नीचे आ जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तब ये डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला डिफिकल्टी जो है इसका सॉल्यूशन में वो है नॉन लीनियरिटी ऑफ द इक्वेशन। दूसरा डिफिकल्टी ये है कि ये इक्वेशंस कपल्ड है। कपल्ड मतलब ये देखिए m1 by d स्क्वायर r1 by dt स्क्वायर है, और यहां जो फंक्शन है उसमें r2 भी इन्वॉल्व है। मतलब इस जो r1 का डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें r2 भी इन्वॉल्व है कि f12 जो है r1 r2 का फंक्शन है, तो f12 के केस में r2 भी इन्वॉल्व है। और यहां पे देखिए ये r2 का डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट f21 में r1 भी इन्वॉल्व है। सो दूसरा ये डिफिकल्टी है वो है कपलिंग। द इक्वेशंस आर कपल्ड। कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। मतलब एक तो नॉन लीनियरिटी है बिगेस्ट प्रॉब्लम, कपलिंग फिर भी हम लोग हैंडल कर लेते हैं, बट नॉन लीनियरिटी हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, कि कोई जनरल मेथड नहीं है किसी भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, और जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये इक्वेशन आपको r1 r2 तभी देगा जब सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं? ये देख के आप क्या पता लगाओगे r1 r2 के बारे में? तो इसका सॉल्यूशन एक चैलेंज है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड आर नॉन लीनियर एंड दे आर पॉइंट पर कपल्ड आल्सो। ठीक है, अब नॉन लीनियरिटी तो हम लोग रिजॉल्व नहीं करेंगे, कपलिंग रिजॉल्व कर पाएंगे। हम लोग कपलिंग को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, थोड़ा इसको सिंपल तो बना ही सकते हैं, मतलब मैनेजेबल कर देंगे हम लोग। बट ये जिस शेप में अभी है वो तो बड़ा मुश्किल है। सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकली चैलेंजिंग। ठीक है, और भगवान ने हम लोगों को मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट नहीं बनाया है। आपको बताऊं मैं, मैथमेटिक्स जो है गॉड कैन सॉल्व दिस इक्वेशन वेरी इजिली। मतलब भगवान क्या आंख बंद करेगा आप इमीडिएटली m1 m2 का पोजीशन या फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा, बट वी कांट डू दिस। हम लोग के पास ये एबिलिटी नहीं है। आर मैथमेटिक्स इज टू पुअर। ठीक है, ये मतलब सत्य है। बहुत सारा चीज हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, नेचर के बड़े सारे इक्वेशन हम लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो शायद गॉड डजंट वांट अस टू नो द नेचर कंप्लीटली। ठीक है, क्योंकि नेचर कंप्लीटली समझ जाएंगे तो योर इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड विल लूज। ठीक है, so we keep on trying to understand nature through these equations. So the problem lies in solving these equations. So what do we do now? अब क्या करें? The equations are difficult. ठीक है, equations are difficult. So what's the option? क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन छोड़ दीजिए, leave it and be happy. And that's the best option, really. मतलब पहला ऑप्शन तो ये है कि you just leave it. This is difficult. You raise your hand like this and you leave it. ठीक है, and that's the best option, really. That's the best option. आप happy रहेंगे, you'll be happy. Just like the birds are happy, the animals are happy. They're not interested in solving these equations. But the animals, they don't want what is the position of Earth and Moon is a function of time, right? So they are happy guys. But we are bent upon solving these equations. हम लोग ये equations solve करना चाहते हैं। Why? Because we are interested in finding the mystery of nature, and that's all because God has given us brain.
a advanced brain, and that makes us think. That makes us think about the different natural processes. That makes us curious about various natural processes. ठीक है, उसको solve करना, mysteries को resolve करना, ये सब human being, because we are born with advanced brain, so we want to do that. ठीक है, and in a process that makes us unhappy sometimes also, but when you solve it, you will feel satisfied, right? So we won't leave it, we will solve it. We will solve this, and we will try to manipulate some equations. मतलब हम लोग equations manipulate करेंगे, manipulate कर थोड़ा सा simplify कर देंगे. मतलब वो मैंने नहीं किया है, मैंने तो किताब में पढ़ा है, I am just telling you. ठीक है, मतलब big people have done it, great people have done it. So I am just putting it in front of you. So what great people have done? They have multiplied. अब क्या, तो अभी तक क्या हम लोग देख रहे हैं? हम लोग को एक 2 वाली सिस्टम दिया हुआ है, हम लोग के सामने एक 2 वाली सिस्टम दिया हुआ है, M1 और M2, ठीक है, और हम लोग R1 और R2 जो फंक्शन ऑफ टाइम निकालना चाहते हैं. हम लोगों ने इक्वेशन लिख दिया है, बट द इक्वेशन इज डिफिकल्ट, कांट सॉल्व इट. ठीक है, तो हम लोग इसको मैनिपुलेट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ताकि सिंप्लीफाई करके फिर उसको थोड़ा सा मैनेजेबल बनाया जा सके, सॉल्वेबल बनाया जा सके. तो वो प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग. सो वी आर इनटू दैट प्रोसेस. सो वी आर डूइंग वन मैनिपुलेशन. व्हाट वी आर डूइंग इज यू मल्टीप्लाई M2 to the first equation and M1 to the second equation and subtract it. You multiply M2 to the first equation, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन M1 गुना कर दीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए. क्या आएगा? M1 M2 minus this, and here we are M2 F12, right, plus this okay. So R1 हम लोग देख लिए, R is basically R1 minus R2, so this will be right. और F1 to F21 जो है वो एक्सल रिएक्शन फोर्स है. ठीक है, F1 F2 जो है वो एक्सल रिएक्शन फोर्सेस है. So what we will do is this will be यहाँ M1 M2 को बाहर निकाल लेते हैं. तो ये सब हमने पढ़ रखा है तभी लिख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं इसमें, मतलब हमारा कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है. I have just read it from book, right? And I'm just putting it in front of you. Okay, so this is the equation. Okay, fine. Now we divide the whole equation by M1 plus M2. And this is F12 plus okay, सेंट्रल फोर्स में की थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो अगर वो पूरा समझेंगे तभी आपको क्लियर भी होगा. ये इक्वेशन आ गया हम लोग का, कॉल इट थर्ड इक्वेशन. I call it third equation. अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं reduced mass, mu. We define it as reduced mass. ठीक है, इसको mu बोलते हैं. अभी क्लियर हो जाएगा reduced mass क्यों बोलते हैं. ये भी mu हो जाएगा. ठीक है, अब ये इक्वेशन यहां पुट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं. So we have just manipulated 1 and 2, we have combined 1 and 2, and we are getting third equation equals to
F12 plus mu F1 external by M1, F2 external by M2. This is our third equation. ठीक है. So we were given two body system. We got these two equations 1 and 2, and we are just manipulating 1 and 2, and we are getting third equation. ठीक है. अब there can be various cases. One case can be you don't have any third object outside the system. यहाँ पे क्या था? We had a system M1, system consisting of M1 and M2, and there was someone who was applying some external force. Like here it was sun. Here it was sun. You may have a system where you don't have any such external object which is exerting force on the particles forming a system. Like say H atom, proton, electron. You don't have any third object. Proton, electron. Right? Okay? So you may have such a case where there are no external forces. Case 1. There are no external forces. There are no external forces. Right? In that case, it will reduce to very simple. What we have achieved? No coupling. Here it is R, the function of R. See R vector, the function of R vector. Right? No third variable, no second variable. Just single variable. Non-linearity has not got resolved, but coupling has got resolved. Coupling resolve हो गया, non-linearity resolve नहीं हुआ. Okay? Let's talk about case 2. Let's talk about case 2. Case 2. The source of external force is very far from system. The source of external force is very far from the system. External force का source जो है वो system से बहुत दूर है. जैसे यहाँ है सन के केस में. यहाँ देखिए ये जो आपका if I call it R1, if I call it R, so here we are seeing that R1 is very large compared to R. ठीक है. देखिए इसका मीनिंग क्या है? वेरी फार फ्रॉम सिस्टम. वेरी फार का मतलब है, देखिए फार, नियर, ये सब रिलेटिव टर्म्स है. एक सिस्टम का फार दूसरे सिस्टम का फार हो ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे मान लो अगर हम बात करें सोलर सिस्टम का, तो सोलर सिस्टम में जो यूनिट्स है डिस्टेंस का यूनिट्स है, मतलब या लेट्स कॉल एच एटम. सोलर सिस्टम में बाद में आएंगे. एच एटम में आप अगर डिस्टेंस का बात करेंगे, जैसे Rn जो होता है ये होता है nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो 0.53 n स्क्वायर होता है, एंगस्ट्रॉम. ठीक है. तो यहां पे जो हम लोग डिस्टेंस का बात करते हैं एंगस्ट्रॉम में बात करते हैं. ज्यादा से ज्यादा हम लोग एंगस्ट्रॉम नहीं तो नैनोमीटर में बात कर लेंगे. एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है, नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है. तो हम लोग नैनोमीटर में बात करते हैं एटम के अंदर. ठीक है. एटम के अंदर नैनोमीटर में बात करते हैं. जो इसका स्केल है वो नैनोमीटर स्केल है. जो स्केल ऑफ डिस्टेंस लाइज इन नैनोमीटर्स, एंगस्ट्रॉम. ठीक है. तो यहां पे डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर इज ऑल्सो वेरी फार.
1 millimeter is very far for this system. Atomic system के लिए 1 millimeter is very far, but this is not very far for the system where we live. 1 millimeter हम लोग के लिए बहुत far distance नहीं है. Of course सोलर सिस्टम के लिए तो बिल्कुल नहीं है. हम लोग जिस सिस्टम में रहते हैं किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर बहुत फार डिस्टेंस मानते हैं. ठीक है, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट अर्थ एंड मून और सन एंड अर्थ, देन इन दैट केस 1000 किलोमीटर इज नॉट वेरी फार डिस्टेंस. 1000 किलोमीटर कोई फार डिस्टेंस नहीं है. तो जब भी हम लोग फार और नियर का बात करते हैं तो ये रिलेटिव होता है. तो वेन से सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज वेरी फार फ्रॉम सिस्टम, तो किस डिस्टेंस को फार बोलेंगे वो डिपेंड करेगा कि जिस सिस्टम का आप बात कर रहे हैं उस सिस्टम में स्केल ऑफ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का क्या स्केल है. ठीक है, डिस्टेंस का क्या स्केल है वो डिसाइड होगा कि ये डिस्टेंस क्या है. ये डिस्टेंस क्या है वो करीब करीब आपको स्केल का आइडिया देगा. ठीक है, तो आई कॉल सन टू बी वेरी फार फ्रॉम अर्थ एंड मून व्हेन दिस R1 R2 इज वेरी लार्ज कंपेयर टू अर्थ. ये जो R इन्वॉल्व है ये स्केल बता रहा है आपको डिस्टेंस, किस स्केल में डिस्टेंस यूज करते हैं हम लोग सिस्टम के अंदर. अगर उस स्केल के कंपैरिजन में सन का दूरी बहुत ज्यादा हुआ उस केस में हम कहेंगे सन इज वेरी फार फ्रॉम द सिस्टम. और वो एक्चुअली है. मून जो है अर्थ के बहुत करीब है. ठीक है, मून जो है अर्थ के काफी पास है. देखिए, यू हैव सन, यू हैव दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, एंड हियर यू हैव अर्थ, एंड वेरी क्लोज टू अर्थ यू हैव द मून. ठीक है, तो अगर यहां पे इस फोटो में देखें तो ज्यादा आइडिया लगेगा आपको. तो आप कह सकते हैं कि ये जो दूरी है R और ये जो आपका दूरी R1 है, so R1 R2 is very large compared to smaller. R1 R2 is very large compared to smaller. ये इसका मीनिंग है. तो see if the source of external force is very far from the system, in that case what will happen? See, उस केस में देखिए क्या होगा. अगर हम लोग F1 external by M1 का बात करें, F1 external by M1, तो F1 external by M1 क्या है यहाँ पे? F1 external क्या हो गया? ये हो गया G mass of sun, mass of earth by R1 square. तो F1 ये आपका F1 external हो गया. M1 यहाँ पे क्या है? mass of earth हो गया. तो F1 external by M1 क्या हो जाएगा? फिर ये नीचे आ जाएगा जी यहाँ पे. तो ये हो जाएगा this. F2 external क्या हो जाएगा? G mass of moon by R2 square. ये आपका M2 है. So F2 external by M2 would be F2 external, this will be GMS by R2 square. समझ में आया आपको? आ चुकी है R बहुत कम है तो हम लोग कह सकते हैं कि R1 R2 are almost equal. So I can say the magnitude of this vector and the magnitude of this vectors are equal. But is that enough to cancel them? No. F1 external by M1, F2 external by M2 वेक्टर क्वांटिटी है. दो वेक्टर क्वांटिटी को कैंसिल करने के लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि उनका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और उनका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. ठीक है, तो डायरेक्शन की बात करें तो F1 external by M1 would be lying in this direction, F2 external by M2 इस डायरेक्शन में लाई करेगा. और ये थीटा, व्हाट इज दिस थीटा? दिस थीटा इज R by R1 और R by R2, and this R is very very small compared to this is almost zero. So I can say कि F1 external और F2 external का डायरेक्शन भी सेम है. तो हम ये भी कह सकते हैं F1 external by M1, F2 external by M2 का भी डायरेक्शन सेम है. तो ऐसे केस में दिस विल लीड टू ग्रेट सिंप्लीफिकेशन. ऐसे केस में देखिए, आई होप यू अंडरस्टैंड
these two will cancel out and you will have this. ठीक है? So equation 3 reduces to this. समझ में आ रहा है आपको? So we are finding that after manipulation we have reached equation 3 which is very simple. ठीक है? तो हम लोग के पास एक टू बॉडी सिस्टम था, उसका हम लोगों ने इक्वेशन लिखा, वो इक्वेशन थोड़ा डिफिकल्ट समझ में आया, हमने उसको मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करके इक्वेशन 3 पे आ गया। तो अभी क्या था कि सिस्टम से इक्वेशन लिखा, अब एक बार इक्वेशन से थोड़ा सिस्टम प्रेडिक्ट करता है। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स? व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इक्वेशन 3 इज रिप्रेजेंटिंग? इक्वेशन 3 किस तरह का सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है आप देख सकते हैं। तो इट इज वेरी क्लियर, इक्वेशन 3 रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल बॉडी सिस्टम। इक्वेशन 3 एक सिंगल बॉडी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, where the mass of single body is mu and the position of that single body is given by r vector and the force acting on that single body is F12. Single body ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? This represents the equation represents a single body system where the mass of single body is mu and its position is given by r vector and the force acting on the single body is F12. ठीक है? तो मैनिपुलेट करके वी हैव रीच्ड इक्वेशन 3 and equation 3 representing a single body system where the mass of single body is mu, its position is given by r vector and the force acting on single body is F12. Right? Let's try to construct it also. इसको एक बार हम लोग ड्रॉ भी करें। तो जब ड्रॉ करेंगे तो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा आपको ड्राइंग करने में वो आएगा कि आप आर वेक्टर का टेल कहां रखोगे। जैसे ये हम लोग हाइपोथेटिकल सिंगल बॉडी सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं। आपका एक्चुअल सिस्टम क्या है? तो इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल सिस्टम हमारा टू बॉडी सिस्टम है। एक बार जब इसको फिर से ड्रॉ करते हैं टू बॉडी सिस्टम को, ये एक्चुअल टू बॉडी सिस्टम है। एक्चुअल this was your M1, right? So your M2, this was R1 and so R2. ठीक है? एक्चुअल टू बॉडी सिस्टम दिया हुआ है and while describing we define a R vector ठीक है? यहां पे देखिए इक्वेशन 3 में यू डोंट हैव एनी एक्सटर्नल फोर्स। F12 is a force of interaction between M1 and M2. F12 जो है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन M1 and M2 ही है। तो अब अगर हम लोग, ये तो सिंगल बॉडी टू बॉडी सिस्टम, एक्चुअल टू बॉडी सिस्टम दिया हुआ है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आया है, अब इसको देखते हुए ऐसा सिस्टम ड्रॉ करना चाहते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो व्हेन यू वांट टू ड्रॉ दैट सिस्टम, उस केस में जो पहला प्रॉब्लम आएगा वो ये आएगा कि आर वेक्टर का टेल कहां रखेंगे? वेयर विल यू पुट द टेल ऑफ आर वेक्टर? आर वेक्टर क्या है? इट्स अ वेक्टर फ्रॉम M1 टू M2। इट्स अ वेक्टर फ्रॉम M1 टू M2। ठीक है?
ये m1 से m2 का वेक्टर है। तो वेक्टर कोई लोकलाइज कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब एनीथिंग वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। यही वेक्टर लाइन में अंतर है। लाइन लोकलाइज होता है, डायरेक्शन वहां भी होता है, ठीक है। यहां पे ये लोकलाइज ना हो कि इसको अगर पैरेलल भी कहीं पुट कर देंगे वो भी आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, वेक्टर आर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रख के आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वेक्टर विल रिमेन सेम। तो अब आर वेक्टर का टेल कहां रखेंगे? आर वेक्टर व्हाट विल बी द रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? देखिए, रेफरेंस पॉइंट यूजुअली जो हम लोग सिस्टम का लेते हैं, जिस जहां से रेफरेंस पॉइंट बेसिकली क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर मेजरिंग डिस्टेंसेस। जैसे हम बोलते हैं कि इस पेन का दूरी क्या है, इस पेन का डिस्टेंस क्या है, पोजीशन क्या है। तो ये एक यूजलेस क्वेश्चन है अनलेस आई से कहां से, मतलब इसका दूरी तभी डिफाइन करेगा ना जब रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करेगा। तब कहेंगे इस वॉल से या उस वॉल से या व्हाइट बोर्ड से, तभी ये मीनिंगफुल क्वेश्चन होगा। ये तो ऐसे बोलना कि पोजीशन क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, तो यू हैव टू टेल मी द रेफरेंस पॉइंट जहां से हम डिस्टेंस आपको बताएंगे। तो व्हेनेवर आई से वेयर लाइज म्यू, म्यू का पोजीशन क्या है, योर वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डिफाइन इज कहां से। वही कहां से वाला क्वेश्चन यहां पे है कि कहां से इसको हम लोग लेंगे। तो यूजुअली रेफरेंस पॉइंट हम लोग यूजुअली एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो फिक्स हो, ठीक है। अगर फिक्स नहीं लेंगे तो क्या होगा कि इफ यू डोंट टेक, अगर फिक्स नहीं लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि पोजीशन, मतलब फिक्स इसलिए लिया जाता है कि क्योंकि हम लोग जैसे इसका डायनेमिक्स स्टडी करना है कि कैसे इसका पोजीशन बदल रहा है। तो कई बार क्या होगा कि रेफरेंस अगर चेंज करता रहेगा तो हो सकता है पोजीशन नहीं बदले, तब भी पोजीशन बदलता हुआ दिखेगा आपको। बात समझ रहे हैं? अगर रेफरेंस आपका जहां से इसका पोजीशन मेजर कर रहा है, जहां से इसका डिस्टेंस मेजर कर रहा है, अगर वो रेफरेंस ही मूविंग होगा, उस केस में हो सकता है पेन रेस्ट पे हो, पेन मूव नहीं कर रहा हो, पेन अपना पोजीशन नहीं बदल रहा हो स्पेस में, लेकिन आपको फिर भी वो पेन का पोजीशन बदलता हुआ दिखेगा अगर रेफरेंस मोशन में होगा। तो रेफरेंस इज यूजुअली इट्स प्रेफरेबल टू टेक रेफरेंस एज सम फिक्स पॉइंट, टेक रेफरेंस एज सम फिक्स पॉइंट। अब इस पूरे सिस्टम में फिक्स पॉइंट क्या है? इस पूरे सिस्टम में वेयर लाइज द फिक्स पॉइंट? दैट फिक्स पॉइंट विल बी सेंटर ऑफ मास। देखिए, यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वी डोंट हैव एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अच्छा, या रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन एक ही चीज होता है, मतलब एक ऑब्जर्वर के लिए जो रेस्ट पे है, दूसरे इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए यूनिफॉर्म मोशन में भी कहा जा सकता है उसको। तो यहां पे F12 इज एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी इंटरनल फोर्स, सिस्टम का एक इंटरनल फोर्स। आगे चल के सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, ठीक है। उस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, उस केस में सेंटर ऑफ मास वुड बी आइदर it will remain at rest or it will be in constant velocity. Agar if there is no external force acting on the system, then in that case acceleration of center of mass will be zero. When acceleration of center of mass is zero, in that case center of mass would be either at rest or moving at uniform velocity. Even if it is moving at uniform velocity, you will always find an inertial observer for whom it is at rest. अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपको हमेशा ही एक इनर्शियल ऑब्जर्वर मिल जाएगा जो उस सेंटर मास को रेस्ट पे देखेगा। वो इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या होगा? वो इनर्शियल ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्वर होगा जो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो सेंटर मास को रेस्ट पे देख लेगा। सो इन दैट केस सेंटर ऑफ मास इज ए नाइस चॉइस फॉर द टेकिंग रेफरेंस पॉइंट फॉर दिस आर वेक्टर। सेंटर ऑफ मास एक अच्छा चॉइस है फॉर टेकिंग रेफरेंस फॉर आर वेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग RCM, what is RCM? RCM is अब यहां देखिए, हम लोग रेफरेंस, आप जब भी कोई प्रॉब्लम स्टडी करते हैं
तो आपको प्रॉब्लम स्टडी करने का पहला स्टेप ही होता है कि पहले जो पार्टिकल्स है उनका पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0 डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, आपको इनिशियल स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा कि एट टाइम t इक्वल टू 0 जब हमने सिस्टम स्टडी करना शुरू किया t इक्वल टू 0 पे क्या पोजीशन था। जैसे ही आपको पोजीशन एट t इक्वल टू 0 डिफाइन हो जाएगा तो आपको आरसीएम मिल जाएगा, आरसीएम मिल जाएगा। अब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम R1 R2 वेरी करता रहेगा बट आरसीएम नहीं वेरी करेगा, सेंटर ऑफ मास वेरी नहीं करेगा। एक बार आपका R1 R2 एज ए फंक्शन आपको टी कोई भी इक्वेशन या कोई भी सिस्टम को जब स्टडी करते हैं डायनेमिकल सिस्टम को, तो हम लोग t इक्वल 0 पे सिस्टम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका पोजीशन वेलोसिटी t इक्वल 0 पे हम लोग हमेशा ही उसका नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब उसको हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे है, वो तो ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा ना आपको। फिर डायनेमिक्स में हम लोग वो पोजीशन वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं, लेकिन बट फॉर दैट यू मस्ट नो what is the position velocity of the particle at t equal to 0. Once you know that, you will be able to evaluate RCM at t equal to 0. And as the time passes on, these are going to change, but RCM नहीं बदलेगा आपका। तो यहां से आपको एक इक्वेशन भी मिल जाएगा R1 R2 का, समझ रहे? यहां से आपको एक इक्वेशन भी R1 R2 में जनरेट हो जाएगा, उसका हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो since you know position of the two particles at t equal to 0, which is a prerequisite for solving any dynamics equation, कोई भी डायनेमिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना का जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि आपको पोजीशन वेलोसिटी t इक्वल 0 पता होना चाहिए। ठीक है, सो यू हैव द आरसीएम, सपोज आरसीएम इज दिस पॉइंट। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास से आप आर वेक्टर ड्रॉ कर लो, draw this r vector। ये r vector का this r vector and this r vector is same, मतलब जो डिस्टेंस होगा म्यू का सेंटर ऑफ मास से वो जो m1 m2 के बीच का डिस्टेंस है उसके बराबर होगा। m1 और m2 के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का सॉरी म्यू का सेंटर ऑफ मास से होगा। ठीक है, सो द रेड लाइन, रेड जो फिगर है वो डिनोट कर रहा है हाइपोथेटिकल वन बॉडी सिस्टम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। इट इज रिप्रेजेंटिंग हाइपोथेटिकल सिंगल बॉडी सिस्टम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो जो इसको मिटा इसी में हो गया काम हम लोग का। ठीक है, तो जो ब्लैक लाइन से है वो एक्चुअल टू बॉडी सिस्टम है। ठीक है, और जो रेड से रिप्रेजेंट हो रहा है वो हाइपोथेटिकल वन बॉडी सिस्टम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, ओके फाइन। सो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, यहां से r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। सॉल्व करके r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव तो R1 R2 निकालना था, हमारा ऑब्जेक्टिव R1 और R2 निकालना था। वो कैसे निकलेगा, देखिए वो यहां से निकलेगा। सेंटर ऑफ मास का वैल्यू t इक्वल टू 0 पे हम लोग डिफाइन कर लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 R2 एट t इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ मास का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे बाय पुटिंग R1 R2 एट t इक्वल टू 0, जो कि एक प्री रिक्विजिट है। किसी भी डायनेमिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको स्टैटिक्स पता होना चाहिए। स्टैटिक्स का मतलब होता है इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इनिशियल स्टेट में क्या क्या आ जाएगा, पोजीशन वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल फॉर्मिंग ए सिस्टम एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तभी आप डायनेमिक्स का बात कर सकते हैं। जिस आदमी का आपको प्रेजेंट ही नहीं पता होगा उसका फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप। ऐसे जिस सिस्टम का प्रेजेंट नहीं पता होगा उसका फ्यूचर के बारे में बात करना यूजलेस है। तो पहला काम जो होता है किसी भी सिस्टम का डायनेमिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले उसका स्टैटिक्स जानते हैं, स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट क्या है, फिर उसका फोर्सेज एनालाइज करते हैं, फिर इक्वेशन लिखते हैं फोर्सेज एनालाइज करके, और फिर उसका हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसे पोजीशन वेलोसिटी पार्टिकल्स का चेंज करेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो चूंकि आपको स्टैटिक्स, चूंकि हम लोग डायनेमिक्स का सवाल देख रहे हैं, डायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम लोग को स्टैटिक्स पता है, हम लोग को R1 R2 एट t इक्वल टू 0 पता है। आप वो वैल्यू पुट करके आरसीएम निकाल लेंगे, फिर क्या होगा, एज अ टाइम पासेज ऑन दिस R1 R2 इज गोइंग टू चेंज बट दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये आपको एक इक्वेशन दे देगा। ठीक है,
और एक इक्वेशन आपका आ जाएगा यहां से, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, देन यू विल गेट, सॉल्व कर लेना, हमें तो थोड़ा याद है तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं, वेरीफाई भी कर लेना। ठीक है ना, आदमी याद से लिखता है तो गलत भी हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से सही होगा। ठीक है, और R2 क्या हो जाएगा, ठीक है, R1 माइनस R2 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2। हाँ ठीक है, इक्वेशन यहां से वेरीफाई हो गया, तो घटा के याद है ना। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन एक्चुअली, फ्रॉम R वी हैव फाउंड R1 R2। हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही था, टू फाइंड R1 R2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमने क्या किया, इक्वेशन लिखा, इक्वेशन डिफिकल्ट था, उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ गया। अब ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन को सॉल्व करके RT निकाल लिया, और फ्रॉम RT we will get R1T and R2T. So R जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव था वो यहां से रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम लोग के पास टू बॉडी सिस्टम था, हमने सिस्टम एनालाइज किया, इक्वेशन लिखा, इक्वेशन वी फाउंड इट डिफिकल्ट, देन वी मैनिपुलेटेड दोज इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशन आया, फिर उसको सॉल्व कर लिया, आरटी निकाल लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और सिस्टम ड्रॉ कर लिया, और चूंकि आरटी हम लोग को आ गया तो आरटी से हम लोग R1T और R2T निकाल लेंगे। इन इक्वेशंस को हम लोग मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं, जो दो सिस्टम के वेरिएबल्स को कोरिलेट करता है। टू बॉडी सिस्टम में वेरिएबल R1T R2T है, और वन बॉडी सिस्टम जो हाइपोथेटिकल वन बॉडी सिस्टम बना है उसमें वेरिएबल RT है। तो ये कोरिलेशन वाला इक्वेशन है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। तो यू अंडरस्टैंड द प्लान, whenever you are given a two body system, you convert it from two body system to a single body system, convert two body system into a single body system, then you do all the mathematics, get the variables, and then you make use of transformation equation and get R1 R2। तो यही हम लोग का अप्रोच रहता है whenever we come across a two body system। We reduce the two body system to a single body equation just for the sake of mathematics. We solve the single body system, get the variable, and then we get R1 R2। So this is what we do। ये हम लोग काम करते हैं। Okay? ठीक है? So stop over here। We'll see the application of this in next video। Thank you।